आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। उसके हम लोग आज पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जब भी कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो जब एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, इसका मतलब वो है कि उस मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा। रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल मतलब जितना मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव, ये क्या होना चाहिए, मोर। क्या होना चाहिए, मोर। सिर्फ जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, उसके सॉल्ट के कंपाउंड से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होना चाहिए, वो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। एक होता है हमारा एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, वो कंसनट्रेटेड HCl का और कंसनट्रेटेड HNO3 का। वो भी उनकी जो अमाउंट प्रेजेंट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्वारीजिया। और जिसका अदर नेम होता है रॉयल वाटर। एक्वा मीन्स वाटर। अब जो हमारा इसका मेन फंक्शन होता है, ये वो रिएजेंट होता है जो किस में काम करता है, हमारा गोल्ड और प्लैटिनम के डिजोल्यूशन में, मतलब डिजोल्व कर देता है गोल्ड और प्लैटिनम को। गोल्ड और प्लैटिनम को डिजोल्व करता है। डिजोल्व जो गोल्ड एंड प्लैटिनम है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पॉलिशिंग में। किसमें, जैसे ज्वेलरी पॉलिशिंग में यूज करते हैं, तो गोल्ड एंड प्लैटिनम का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उसको पॉलिशिंग में यूज करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके, मेटल और नॉन मेटल्स जो है तो वो रिएक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं। तो हमारे लिए वो, हमारे पास उसको स्टडी करने के लिए क्या है, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि कैसे एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस करता है। और वो डिस्प्लेस तभी कर पाएगा जब उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा। जैसे हम लोग देखते हैं, हमने पिछले क्लासेस में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, तो आप उसको वहाँ जाके लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लीस्ट रिएक्टिव को इजीली क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं मोर रिएक्टिव मेटल इजिली डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे कि जिंक है। जिंक जो है मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट H2SO4 का क्या होता है, सोल्ट, जिसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या है, एसिड है। अब जब ये जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनाता है, साथ में हमारा जो कॉपर मेटल है वो अलग से डिस्प्लेस हो जाता है। अब इसमें आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट में जिंक इजीली कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस। क्यों, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा, एज कम्पेयर टू कॉपर, वो इजीली उसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन आप देखो ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। कैसी रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों है बेटा, क्यों, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में ही फॉलो होगा। अब आप चाहोगे ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फॉलो हो तो वो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव जिंक से, तो जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉलो नहीं होगी, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, सो इट कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर। जो जिंक होता है हमारा वो क्या होता है, इजीली क्या करेगा, कॉपर को तो हटा देगा और किसका फॉर्मेशन कर सकता है, कॉपर का सल्फेट, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर सकता है वो इजीली। क्यों, क्योंकि वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग जिंक सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर से, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों बेटा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। इट फेल टू डिस्प्लेस जिंक, वो जिंक को डिस्प्लेस करने में क्या हो जाता है,
फेल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। देखो नॉन मेटल्स और मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि सबको पता है रिएक्टिव नेचर क्या होता है, उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से। किसकी वजह से होता है? अनस्टेबिलिटी की वजह से। अनस्टेबिलिटी, उनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होना चाहिए उनका। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए उनका जो आउटर शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए, कंप्लीट, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसीलिए जो मेटल्स और नॉन मेटल जो क्या होते हैं अनस्टेबल स्टेज में होते हैं, वही क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जिस नोबल गैस स्टेबल स्टेज में है वो रिएक्टिव नहीं होती, दे आर इनर्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि अगर उनका क्या है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। दे ऑल वांट टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस अटेंड करने के लिए वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब आप लोग देखो, नोबल गैस हीलियम है, हीलियम में आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 2। जो के में आते हैं, के क्या होता है, के में 2 है, तो इसका मतलब उसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, के में 2 आ रहा है, एल में क्या आ रहा है, 8, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट। आर्गन का 18, 2, 8 और 18, तो इधर भी आप देख सकते हो इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव, मतलब इनर्ट होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेटल का एग्जांपल ले लो आप लोग, सोडियम जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं या एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में। अब आप लोग देखो 2, 8 और 1, 2, 8, 1 है, तो इसमें आप देख सकते हो इजीली कि जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या चाहेगा, अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या चाहेगा, सोडियम क्या चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, +1 चार्ज आता है, ठीक है। सेम हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। अब 12 आप देखो 2, 8, 2। अब इसमें अगर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बाद में उसको क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2। सेम हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, 2 और 5। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट। अब आपको पता है कि अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है नाइट्रोजन के लिए ईजी होता है। तो नाइट्रोजन जो फैमिली है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है, -3 जनरली नहीं, +5 स्टेट का शो करती है, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन में क्या है, 2, 6। अब इसमें क्या होता है, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को उसके लिए डोनेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा, ठीक है। +5 जनरली इनमें क्या होता है, +5, जैसे कि अब इसमें देखो मेटल का हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है MgCl। देखो Mg के अंदर क्या होता है, 2, 8, 2, ठीक है। तो Mg के अंदर आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। Cl के अंदर क्या होता है, 7। तो 7 है, तो 7 तो डोनेट करेगा नहीं, उसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग इधर देखते हो क्लोरीन के अंदर 7 आउटर मोस्ट है, इधर मैग्नीशियम के अंदर आउटर मोस्ट कितने हैं, 2, इधर भी क्या है, 7। तो मैग्नीशियम तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, डोनेट। तो डोनेट करने पे इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2। कौन सा चार्ज आएगा, +2। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर भी -1। तो ये क्या होता है, NaCl का क्या कर रहा है, ये कंपाउंड बनाने के बाद इसके अंदर क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। सेम हम लोग बात करते हैं NaCl की बात करते हैं, तो Cl में 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा
इसके पास एक्स्ट्रा है, इसको क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा। तो डोनेट करना चाहेगा तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करते हैं तो डोनेट करने पे हम लोग कोई नेगेटिविटी को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। नेगेटिविटी यानी नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने का मतलब क्या है, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। उस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होगा, अपेयर, नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। नेक्स्ट हम देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब देखो इनके बीच में जो चार्ज है, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स है, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर, हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। जैसे हम लोगों ने NaCl के बारे में पढ़ा था कि Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। जो Na ने किसको ट्रांसफर कर दिया था, Cl को। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एल्कली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो नॉन मेटल को क्या कर दिया उसने, डोनेट कर दिया। डोनेट करने पे Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल टू नॉन मेटल, वही क्या होते हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड। और इनका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। अब आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड वो क्या होता है, आयंस में बनते हैं। क्या बनते हैं, आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो चार्जेस के बीच में जो जनरेट होने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो दो चार्जेस के जो दो चार्जेस होते हैं वो किसी भी डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्ड, सॉलिड। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है, अभी पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब ऐसे अगर हम लोग इसको हैमर भी करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, वैसे एकदम ब्रिटल, मतलब टुकड़ों में, पीसेस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कांच को हम लोग मारते हैं, हैमर करते हैं तो एकदम ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है, ये ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस, पीसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने देखा कि इनका जो मेल्टिंग, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स इनके अंदर बीच में क्या ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसका मतलब उनको अगर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मतलब हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट और हीट भी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा। इनकी सॉल्युबिलिटी जनरली soluble but in water, insoluble in देखो सॉल्युबल तो किस में होते हैं, वाटर के अंदर। किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में। लेकिन जो सॉल्वेंट जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, उनके अंदर जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और बाकी के जनरल जो केरोसिन है, पेट्रोल है, ये इन सब के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। कंडक्शन, आयंस है बेटा, तो आयंस है तो फ्री, अगर आयंस है तो कंडक्शन तो होगा ही इन आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन देखो कंडक्शन नॉर्मल स्टेट में, देखो NaCl कंबाइंड स्टेट में तो कोई भी फ्री नहीं है। अब आप पहले जो कंपाउंड बन रहा था उसमें कोई भी फ्री नहीं था, फ्री नहीं है इसका मतलब वो कंडक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम लोग उसको आयंस में ब्रेक करते हैं तो आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री। अब फ्री आयंस हैं तो वो मूव करने के लिए कैपेबल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड वैसे तो जनरली अगर नॉर्मल स्टेट में देखे जाए, उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो वो नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम उनको हीट देके उनके बीच का जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, उनको आयंस को क्या करते हैं, फ्री, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। द आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। क्यों, क्योंकि वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, आयंस उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। बट लेकिन जैसे हम लोग उनको टेम्परेचर देते हैं, उनको मोल्टन स्टेट में जो क्या होते हैं, आयंस में जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं।
conduct electricity when electricity is passed through the solution of ionic compound. Charges move to oppositely charges electrodes. अब देखो, अब ये क्या इलेक्ट्रो क्या करेगा, जैसे मैं आयंस को, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड्स के बारे में, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूंगी तो आयंस क्या करेंगे, एक दूसरे से को क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे एक तरफ दूसरे की तरफ. जैसे कि कैटायंस है तो कैटायंस किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव. कैटायन जो है नेगेटिवली चार्ज कहाँ है, कैथोड की तरफ. और एनोड पॉजिटिवली चार्ज, तो कौन मूव करेगा पॉजिटिव के चार्ज, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आयन. तो ये क्या अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ क्या होने लग जाता है, मूव करने लग जाता है. थैंक्स.